चैप्टर जो हम कक्षा 12 जाके पहला वाला परिचय देख लेना, तब जाके क्या आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब ये पहला वाला देखोगे तो थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा कि पूरी बुक में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो उसको जाकर देख लेना, और चीज़ें अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत लगती है जो, तो जाके क्या कर सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना जो भी फीडबैक है उसको देने का प्रयास कीजिए। तो आइए हम बिना किसी देरी के अपना लेक्चर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ा था तो मोस्टली हमने परिचय पढ़ लिया था, लेकिन उसके 1-2 पॉइंट रह गए थे जो हो सकता है कि टिक मार्क वाले में ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ ले, तो वो हल्का सा पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? समष्टि अर्थशास्त्र के जनक थे जॉन कीन्स, जिनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। तो उनने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? ये वाली, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है ना। इनने बुक लिखी थी, किसने? ये लिखी थी जॉन कीन्स। ये लिख लेना क्योंकि अभी इसको मैं मिटाऊंगा। जॉन कीन्स ने लिखी थी कब? 1936 में। तो पहले जब जॉन कीन्स ने ये बुक लिखी थी, उससे पहले ऐसे माना जाता था कि अर्थव्यवस्था में किसी भी देश में जो भी व्यक्ति काम करने के इच्छुक हैं, तो उन सभी व्यक्तियों को क्या मिलेगा? काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। तो रोजगार वगैरह मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्लासिक परंपरा। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, वैसे ये सब पूछता नहीं है पेपर में, लेकिन फिर भी समझ लो कि क्लासिक परंपरा। क्लासिक परंपरा का मतलब क्या है ना, जब इन्होंने बुक लिखी थी उससे पहले, यह कह लीजिए 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आया था, यानी महामंदी आया था, ठीक है ना। महामंदी, अभी समझेंगे इसको क्या होता है। महामंदी आया था। तो इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले क्लासिक परंपरा चलती थी अर्थशास्त्र में। ऐसा माना जाता था कि जो भी व्यक्ति काम करने का इच्छुक है, हर व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इनकी जो परंपरा हो जाती है, ये क्या हो जाती है? थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है। कब? जब क्या आता है? महामंदी आता है 1929 में, ठीक है ना। यूरोप में या अमेरिका में कह लीजिए क्या आता है? महामंदी आता है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। इसलिए महामंदी का मतलब होता है बेसिकली मार्केट का क्या हो गया? बुरा हाल हो गया है, खस्ता हालत हो गई है, डिमांड घट गया है। सप्लाई तो है लेकिन डिमांड क्या है? ख़त्म हो गया। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चीज़ों की जो दाम है, कीमत है, उसका क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें, तो जब यहाँ पर क्या आ जाती है? महामंदी आ जाती है। अभी मैं जा नहीं रहा हूँ कि कारण क्या था, ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं, बस सिंपल समझिए महामंदी आ गया। तो जब महामंदी आया तो उसमें बहुत सारे लोग काम करने के इच्छुक थे, लेकिन फिर भी क्या है? उनको काम नहीं मिल रहा था। तो उससे एक चीज़ क्या हो गया? इनका मतलब जो क्लासिक परंपरा वाले बोल रहे थे कि हर व्यक्ति को काम करने का इच्छुक है, काम मिल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये सारी कहानी एक बार एनसीईआरटी है तो वैसे पढ़ भी सकते हैं, और मन नहीं तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लेना, और जो बुक जिससे पढ़ते हैं सारे व्यक्ति, उसको पढ़ने का क्या करना? प्रयास करना। तो समझ गए कि क्लासिक परंपरा में क्या माना जाता है? जो भी व्यक्ति काम करने का इच्छुक है उसे काम मिलेगा। लेकिन 1929 में जब क्या आता है? महामंदी आती है, ग्रेट डिप्रेशन आता है, तो क्या हो जाता है? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन अमेरिका में तो बेरोजगारी जो है 1929 से 33 के बीच 3% से बढ़कर कितनी हो जाती है? 25% क्या हो जाती है? अमेरिका में बेरोजगारी हो जाती है, ठीक है ना। अमेरिका में क्या हो जाती है? बेरोजगारी हो जाती है। और जो लोग काम करने के इच्छुक हैं उनको काम नहीं मिलती। उसके बाद 1936 में पुस्तक लिखी जाती है जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी,
1936, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक बुक और है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग करके उस बुक का नाम है, तो वो भी एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन ये वाला ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर थोड़ा सा दे रखा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है। जब आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ा होगा तो उसमें ही आती है, अर्थव्यवस्था के प्रकार आते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, ठीक है ना। भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पर मांग कह लीजिए, सप्लाई जो भी है, जो भी मांग और पूर्ति के जो भी क्या होगा, डेटर्मिनेंट्स होंगे, निर्धारक होंगे, वो बाजार की शक्तियों के द्वारा क्या किए जाएंगे, निर्णय लिए जाएंगे। सरकार का हस्तक्षेप यहाँ पे क्या होगा? न्यूनतम होगा, कम से कम होगा। उसी को क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ पे बाजार के द्वारा क्या है, निर्णय लिए जाएगा और सरकार की जो भूमिका होगी वो बहुत ही क्या होगी, न्यूनतम होगी, ठीक है ना। और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था जानते ही, जहाँ पे क्या होगा, बाजार या निजी कंपनियों की भूमिका क्या होगी, न्यूनतम होगी, और जहाँ पे सरकार की भूमिका क्या होगी, अधिकतम होगी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में कल्याण के लिए काम करते हैं और पूंजीवादी में लाभ के लिए काम करते हैं। और भारत की क्या है, मिश्रित है दोनों, जहाँ पर मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति का मतलब अर्थव्यवस्था हम जब भी पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र जब भी हम पढ़ते हैं, तो किसी अर्थशास्त्र में 3 समस्याएं निकल कर आती हैं। क्या उत्पादन किया जाए? क्या उत्पादन करने का मतलब क्या होता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। पूंजीगत वस्तुओं का किया जाए, यानी अमीरों के लिए किया जाए, या उपभोक्ता वस्तुओं का गरीबों के लिए किया जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है क्या के बाद कितना उत्पादन किया जाए, यानी किस मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, पूंजीगत वस्तुओं का ज़्यादा किया जाए, उपभोक्ता वस्तुओं का। और फिर आता है किसके लिए किया जाए। किसके लिए मतलब समाज के किस व्यक्ति के लिए किया जाए, ठीक है ना, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, ये सारी चीज़ें आती हैं। खैर इसमें जाना नहीं है, बस ऐसे ही है। और एक होता है आर्थिक एजेंट। क्या होता है? आर्थिक एजेंट। आर्थिक एजेंट का मतलब जो होता है, जो भी आर्थिक एजेंट का मतलब होता है कोई भी हो सकता है, आपका परिवार का सदस्य भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, निजी कंपनियां भी होती हैं, जो भी आर्थिक रूप से क्या करती हैं, निर्णय लेती हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? आर्थिक एजेंट है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में थोड़ी सी चीज़ें थी, ठीक है ना। और उसमें क्या कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, निर्यात क्या होता है, आयात क्या होता है। निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात का मतलब होता है जब एक देश के भीतर के वस्तुओं और सेवाओं का अन्य देश में क्या किया जाता है, भेजा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, या बेचा जाता है, विक्रय किया जाता है, उसको निर्यात। और आयात का मतलब क्या होता है? दूसरे देशों में जो बनी वस्तुओं और सेवाएं होती है, जब उनका घरेलू स्तर पर क्या है, मंगवाया जाता है या क्रय किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आयात। तो ये सारी छोटी चीज़ें हैं, ये सब पेपर में पूछेगा नहीं यहाँ, लेकिन पता होना चाहिए। इसको एक बार लिख लो, 1 मिनट में मैं मिटा रहा हूँ इसको, ये ज़रूर लिख लेना, ठीक है ना। लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये इस चैप्टर का है नहीं। इसके लिए अलग से क्या एक बनाता, इसी में मैंने 5 मिनट में सोचा क्या कर दूँ, इसको कवर कर दूँ, ठीक है ना। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब आइए हम चलते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ। इसके कुछ मूलभूत अवधारणाओं को क्या है समझने का हम प्रयास करते हैं, और इसको समझने के बाद फिर हम समझेंगे, ये जब चैप्टर हो जाएगा तो उसके बाद हम समझेंगे नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, और नेशनल इनकम के जो तीनों मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड मतलब आय विधि, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय विधि, वैल्यू एडेड मतलब मूल्य वृद्धि जो भी विधि है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए आज का जो फोकस है हम अपना इस पे समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो पहला क्या है, वस्तुओं का वर्गीकरण। वैसे जो इसका पहला क्वेश्चन था समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, आप जानते ही हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है जब समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर क्या किया जाता है, समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं या आर्थिक मुद्दों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। फिर दूसरा है वस्तुओं का वर्गीकरण, वो मैंने पहले ही लिखवा दिया इसलिए इसमें कवर नहीं किया। वस्तुओं का वर्गीकरण, वस्तुओं का, वस्तु मतलब क्या होता है, मैंने वस्तु का मतलब पहले ही बताया था। वस्तु का मतलब होता है तो दृश्य होती हैं, क्या होती हैं, दृश्य होती है, और जिनका क्या होता है, बाजार मूल्य होता है। दृश्य का मतलब जो ये बोर्ड दिख रहा है आपको क्या है, दृश्य है, और इस वस्तु का भी क्या है, बाजार मूल्य। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि दृश्य वस्तुएं क्या होती है, जैसे किसान ने मान लीजिए 10 कुंटल क्या किया, गेहूं का उत्पादन किया। 10 कुंटल जब गेहूं का उत्पादन किया तो उसमें से 3 कुंटल अपने परिवार के लिए रख लिया उसने, और 7 कुंटल क्या है, मार्केट में बेच दिया, विक्रय कर दिया उसका।
तो इसमें वस्तु क्या हुई, वस्तु भी कितना हुआ 7 कुंटल, ना कि 10 कुंटल। मैंने पहले वाले में बता भी रखा, जाके देख लेना। इसका मतलब इस 3 कुंटल का कोई भी बाजार मूल्य नहीं है, उसने अपने परिवार के लिए सस्टेनेबिलिटी के लिए बचा के रखा हुआ है। लेकिन ये जो 7% है इसने क्या किया, मार्केट में बेच दिया, यानी विक्रय कर दिया। तो ये क्या हो गई, वस्तु। क्यों, क्योंकि इस वस्तु का क्या है, इसके बदले इसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, यानी इसका क्या है, बाजार मूल्य। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, वस्तु क्या होता है, वस्तु का मतलब होता है जो दृश्य होती हैं और जिनका बाजार मूल्य होता है। और वस्तुओं को क्या है, हम वर्गीकरण करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है। तो वस्तुओं का वर्गीकरण जो इसमें किया गया है वो वस्तुओं के उत्पादन के आधार पर किया, उत्पादित वस्तुओं के आधार पर क्या है, वस्तुओं का वर्गीकरण किया 4 आधारों पर। अंतिम वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है ना। तो सब एक एक करके समझते हैं। अंतिम वस्तुओं का मतलब क्या होता है, पहले इसको मैं एक बार पढ़ा दे रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अंतिम वस्तुओं का मतलब क्या होता है, जो उत्पादन की सीमा रेखा को क्या कर चुकी है, पार कर रख चुकी है और उपयोगकर्ता के उपयोग के लिए तैयार है, उपयोगकर्ता के उपयोग के लिए तैयार है। जैसे कि मान लीजिए मार्कर है, यह है मार्कर है, तो ये मार्कर जो है अंतिम वस्तु कब होगी, अंतिम वस्तु तब होगी जब उत्पादन की सीमा रेखा क्या हो गई होगी, पार। इसका मतलब इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यानी जो भी मटेरियल लगा होगा, ढक्कन लगा होगा, इंक लगा होगा, प्लास्टिक लगा होगा, तो सारी चीज़ें क्या हो गई होंगी, बन गई होंगी। इसके बाद इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना होगा, यानी इसका पूरी तरीके से क्या हो गया होगा, उत्पादन हो गया होगा। इसमें कुछ भी अब जोड़ने या घटाने या निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या, उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी है। उत्पादन की सीमा रेखा मतलब इसमें कुछ भी ऐड या सब माइनस नहीं होगा और उपयोगकर्ता के लिए तैयार है। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया, बन गया और ये मार्केट में चला गया। और मार्केट में चला गया तो अब क्या है, ये उपयोग करता है, यानी मैंने उसको खरीद लिया तो मेरे लिए क्या है, बिल्कुल ही तैयार है। तो उसी को क्या बोलते हैं, अंतिम वस्तु है। तो ये डेफिनेशन समझ लेना और जो मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ वो समझना, ठीक है ना। ध्यान रखना। तो हर चीज़ें मैंने पहले ही बताया, कुछ चीज़ें क्या है आपको 1-8% चीज़ें रटनी भी पड़ेंगी और ये भाषा है उसको रटना ही पड़ेगा, एग्जाम्पल से तो चलेगा नहीं। एग्जाम्पल क्या है, आपको देना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ लेंगे तो आप रटना क्या है, वो आपके उसमें आ जाएंगी, डेली वेज यूज़ में आ जाएंगे, वो रटन नहीं हो जाएगा, फिर आपके माइंड में चली जाएंगी, वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो अंतिम वस्तुएँ वस्तु होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी होती हैं और जो क्या होती हैं, उपयोगकर्ता के लिए उपयोग के लिए क्या होती है, तैयार होती हैं, जैसे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये क्या हो गई, अंतिम वस्तुएं। फिर एक होती है अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं। अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं वो उपभोक्ता वस्तुएं होती है जो उपभोक्ता के द्वारा क्या अंतिम रूप से उपयोग की जाती है। जैसे कि मान लीजिए पेन, किताब, ये सब ऐसे ही है, इसको ज़्यादा मत समझना, बस ये वाला ध्यान रखना। ये तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आ गए थे तो दे दिया है। पेन, किताब, यानी इसका अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं वह उपभोक्ता वस्तुएं जिनका उपभोक्ता अंतिम रूप से उपभोग करता है, जैसे पेन और किताब। इसका मतलब मैंने एग्जांपल किसका दिया, मान लीजिए मार्कर है, तो ये भी क्या है, ये तो है अंतिम उपभोक्ता वस्तु, तो है ही अंतिम वस्तु है क्योंकि उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी है और उपयोगकर्ता के लिए उपयोग के तैयार है। अब अंतिम उपभोक्ता वस्तु कैसे हुई, अंतिम उपभोक्ता वस्तु ऐसे हुई जैसे मान लीजिए मैं क्या हूँ, कंज्यूमर हूँ, मैंने मार्केट से ख़रीदा और मैं ही इसका क्या करूँगा, अंतिम उपयोग करूँगा। क्यों, क्योंकि इसका जब इंक ख़त्म हो जाएगा, स्याही ख़त्म हो जाएगी, तो इसको उपयोग करके मैं क्या कर दूँगा, बाहर या कहीं पे भी डाल दूंगा साइड में। क्यों, फिर इसका कोई भी दूसरा व्यक्ति उपयोग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या, ये अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। और उपभोग व्यय क्या होता है, उपभोग व्यय का मतलब होता है इन वस्तुओं पर किया गया व्यय। इन वस्तुएं यानी अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर जो किया गया व्यय होता है उसी को क्या बोलते हैं, उपभोग व्यय। तो इसमें ज़्यादा खतरा नहीं है, बस ये 2 चीज़ें जरूर याद रखना। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी है और उपयोगकर्ता के लिए तैयार है। और अंतिम उपभोक्ता, अंतिम मतलब उपभोक्ता लास्ट होगा जो क्या है, वस्तुओं का उपयोग करेगा। और इस मार्कर वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है ना। एग्जाम्पल से क्या होंगी, चीज़ें सरल होती जाएंगी। उसके बाद दूसरा है उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुओं का मतलब क्या होता है, उपभोग वस्तुएं वो होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती है, जिनका अंतिम उपयोगकर्ता उपभोक्ता होता है। जिनका अंतिम उपयोगकर्ता क्या होता है, उपभोग वस्तुओं का मतलब क्या होता है, उपभोग वस्तुएं वही होंगी जो प्रत्यक्ष रूप से, कैसे, प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे हम लोग मार्केट में कुछ खाते हैं पीते हैं, वो सारी क्या है जो दिखती हैं, ठीक है ना, वो क्या हो गई, सारी की सारी वो हो गई क्या,
प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जो दृश्य वस्तुएं जो दिखती हैं, जिसका हम उपभोग करते हैं। जैसे ये बोर्ड हो गए, ये बोर्ड क्या है? प्रत्यक्ष वस्तु है। और ये जो बोर्ड है क्या है? मेरी आवश्यकताओं को यानी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं इस पर पढ़ा रहा हूँ, आप तक वीडियो पहुँच रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या है? सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और जिनका अंतिम उपयोगकर्ता उपभोक्ता होता है, और जिनका अंतिम उपयोगकर्ता क्या है? उपभोक्ता है। यानी उपभोक्ता के द्वारा क्या है? इसका अंतिम उपयोग किया जाएगा। मेरा तो खैर नहीं होगा, लेकिन सिंपल सा ध्यान रखना, मार्केट में गए, आपने क्या किया? कोई सामान खरीदा और उसको मान लीजिए आप मार्केट में गए, चाट पकौड़ी खाया, या आजकल जंक फूड चलता है, मोमोज वगैरह चलता है, आपने क्या किया? मोमोज खरीदा, और मोमोज दिखता भी है। तो आपने जब प्रत्यक्ष रूप से क्या किया? मोमोज का उपभोग किया, तो उसने क्या किया? आपको संतुष्ट किया उस मोमोज ने। तो उस मोमोज ने जब आपको संतुष्ट किया, तो जिनका, और उस मोमोज को खाने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उस मोमोज को खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। तो उसका अंतिम उपयोग कौन करेगा? आप ही करेंगे। तो ध्यान रखना, उपभोग वस्तुएं वे होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को क्या करती है? संतुष्ट। जैसे मोमोज आपने खाया, उसने आपको प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट किया, क्योंकि वो क्या था? दिख रहा था। और दूसरी चीज, जिनका अंतिम उपयोगकर्ता उपभोक्ता होता है, जैसे कि आप हो गए, आपने खा लिया, उसके बाद कोई भी उसको नहीं खा सकता। हाँ, ये है कि कोई बोलेगा सर हम दूसरी चीज दूसरा खरीद के खा लेंगे, वो अलग है, लेकिन मैं उस एक मोमोज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर बोलेंगे आधा आधा तोड़ के खा लेंगे, तो वो सब नहीं, इसमें मत फंसना, ठीक है। तो ये हो गया क्या? उपभोग वस्तुएं जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती है, जिनका अंतिम उपयोगकर्ता उपभोक्ता होता है। उसके बाद क्या हो गया? अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब क्या? अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग नहीं होगा। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि आप गए मार्केट में गए, इसका एग्जांपल क्या? आप मार्केट में गए, आपने दूध खरीद के लाया। क्या लाया? दूध खरीद के लाया। और दूध खरीदने के बाद आपने क्या किया? अपने घर में क्या बना लिया? चाय बना लिया, या कुछ भी बना लिया। चाय एग्जांपल ले लीजिए, चाय बना लिया आपने। चाय जब बना लिया तो सबने मिलकर क्या है? चाय पी लिया। तो जो आपने चाय वो पिया है उस दूध का, तो वो दूध क्या हो गया? उपभोग वस्तु हो गई। लेकिन अगर आपने उसी दूध का क्या किया? चाय ना बना के क्या किया? मार्केट में गए और उसका चाय दूध तो लिया, उसका चाय बनाया, लेकिन चाय बना के उसको अपने परिवार में पिलाया नहीं। क्या किया? मार्केट में जाके उस चाय को बेच दिया, या अपने दुकान में उसका क्या कर लिया? यूज़ कर लिया। तो वो कौन सी वस्तु होंगी? फिर वो उपभोक्ता वस्तुएं नहीं होंगी। कौन सी वस्तुएं होंगी? मध्यवर्ती वस्तुएं होंगी। तो सिंपल सा ध्यान रखना, उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती है, जिनका अंतिम उपयोगकर्ता उपभोक्ता होता है। अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग नहीं होता। जैसे कि आपने दूध खरीदा, तो दूध खरीद के अपने परिवार के लिए चाय बना लिया, ठीक है ना, उससे दूसरा उत्पादन नहीं किया, या चाय बना के क्या किया? आपने दूसरे को नहीं बेचा, तो वो क्या हो गया? उत्पादन नहीं किया, ठीक है। तो ध्यान रखना, दूध वाला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। एक एग्जाम्पल, दूध लाया आप, दूध से आपने क्या, कोई मिठाई बना ली और मिठाई अपने परिवार में खा लिया, ठीक है ना। लेकिन जो मार्केट में दुकानें होंगी वो दूध लाएगा, दूध से क्या करेगा? दूध से क्या करेगा? मिठाई बनाए, वो मिठाई को दूसरे व्यक्ति को बेच देगा। हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति को बेच दे, तो ऐसे उत्पादन होता रहेगा। लेकिन इसमें उत्पादन नहीं होता है, एक ही बार उपयोग होगा। फिर है मध्यवर्ती वस्तुएं। नाम ही क्या? मध्यवर्ती, ना तो इधर के ना उधर के, ठीक है ना। एक अंग्रेजी में प्रोवर्ब है, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, इसका मतलब क्या होता है? एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, बीच में पड़ गए ये पढ़ाई, ठीक है ना। तो पढ़ाई क्या हो जाएगी? आपके बीच में फंस जाएगी। फिर आपको लगेगा क्या? एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, और पेपर नज़दीक आ जाएगा। तो ध्यान रखना, इसलिए चीज़ों को क्या है? पढ़ते हुए चलना। तो मध्यवर्ती का मतलब क्या? बीच का चीज़ है, यानी वस्तु ना तो बनी है और ना ही पूरी तरीके से क्या है? तैयार है, ये बीच में लटकी हुई है। तो इसी को क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती वस्तु है। समझते हैं क्या है मध्यवर्ती वस्तु? क्या होती है? उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है। क्या होती है? उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर। जैसे कि ये मार्कर का एग्जांपल समझते हैं, मार्कर है, मार्कर लिया, अभी मार्केट में क्या है? काम करना बाकी है। इसमें सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी जो ये ग्रीन वाला मार्कर आप देख रहे हैं, इसमें ग्रीन वाली इंक अभी इसमें नहीं डाली गई है। तो ग्रीन वाली इंक इसमें नहीं डाली गई है, इसका मतलब क्या है? अभी ये उत्पादन की सीमा रेखा के क्या है? अंदर है। उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है, और इसके तथा उपयोग के लिए तैयार नहीं है। उपयोग के लिए तैयार, उपयोग के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर क्या था? उपयोग के लिए तैयार थी अंतिम वस्तु,
नामी है जब वो तैयार हो गई अंतिम रूप से। मध्यवर्ती यानी उपयोग के लिए तैयार नहीं है। मान लो सब कुछ इसमें फिटफाट कर दिया, बढ़िया से इसको लगा दिया, फिटफाट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खरीद के लाया, लेकिन ये क्या है, उपयोग होगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी ये उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है और ये उपयोग के लिए तैयार नहीं है। और उपयोग के लिए अगर तैयार हो जाएगी, उत्पादन की सीमा रेखा की पार कर जाएगी, तो कौन सी होगी? अंतिम वस्तु है। लेकिन उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है और उपयोग के लिए तैयार नहीं है, तो कौन सी होंगी? मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है ना। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, यही वाला रख लेना। ठीक है, क्या रख सकते हो? ये मार्कर वाला रख सकते हो। कपड़ा का एग्जाम्पल डाल सकते हो, जैसे कपड़ा है, कपड़े में सब कुछ हो गया, बटन वगैरह भी नहीं लगा है, तो क्या है वो अभी उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं में डिफरेंस तब समझेंगे, अभी खाली मोटा मोटा समझिए। और ध्यान रखना, इसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है, मध्यवर्ती जो वस्तु है उन्हें जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, केवल किसको किया जाता है? अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी इसके क्या है, अभी पूरी तरीके से उत्पादन हुआ नहीं है। मान लीजिए शर्ट का शर्ट ही है, शर्ट में अभी बटन नहीं लगा है, तो शर्ट में बटन लगेगा तो उसका क्या है, कॉस्ट लग जाएगा, लागत बढ़ेगी। फिर वो जो कपड़ा होगा, ये शर्ट होगा, फिर वो मार्केट में जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह लगेगी। तो इसका मतलब क्या, अभी क्या है, उसकी लागत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अभी पूरी तरीके से पता नहीं है कि कपड़ा कितने का बना है। ठीक है ना, कपड़ा कितने का बना है, तो इसलिए इसको क्या है, जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। और किसको शामिल किया जाता? अंतिम वस्तुओं को। क्यों? क्योंकि ये उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर है और उपयोगकर्ता के लिए तैयार है, और हमें पता है मार्केट में ये पेन कितने का मिलेगा, या ये मार्कर जो है कितने का मिलेगा। इसको क्या है, शामिल किया जाता है, इसको शामिल नहीं किया जाता। अब पूंजीगत वस्तु है, इसको अभी छोड़ना, इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे पूंजीगत वस्तु में क्या है। ठीक है ना, तो इसको अभी छोड़ो, पूंजीगत वस्तु है क्या है, यह इसको यही कवर कर देना, वरना पूंजीगत वस्तु में क्या है। पूंजीगत वस्तु में वह वस्तु होती है जिनका उत्पादक के द्वारा, कौन करेगा? उत्पादक के द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक उपयोग किया जाता है। मेरे वर्डों पर ध्यान देना और उसको लिख लेना। पूंजीगत वस्तु में वे वस्तु होती है उत्पादक के द्वारा, ध्यान भी सही से चलता है, उत्पादक के द्वारा। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, प्रोड्यूसर कौन होता है? उत्पादक वह व्यक्ति या संस्था या कंपनी होती है जो क्या है, वस्तुओं का विक्रय करती है लाभ को कमाने के लिए। क्या करती है? लाभ को कमाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, तो पूंजीगत वस्तु में वह वस्तुएं होती है जिनका उपयोग उत्पादक के द्वारा, इसमें उत्पादन की प्रक्रिया में, इसमें उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक होता है। नाम ये पूंजीगत, तो उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक क्या है, उनका उपयोग हो सकता है, जैसे मशीनरी, प्लांट आदि। तो ध्यान रखना, पूंजीगत वस्तुएं क्या, कौन सी वस्तुएं होंगी जिनका लंबे समय तक क्या हो सकता है, प्रयोग हो सकता है। इसका उपयोग कौन करता है? उत्पादक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उत्पादक के द्वारा किया जाता है। इसको एक एग्जाम्पल में समझने में क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी बुक में भी दे रखा होगा, जैसे टेलर के पास क्या होती है, मशीन होती है जो जिससे कपड़ा उपड़ा सिलते हैं। आपको देखा होगा कि टेलर के पास क्या है, टेलर नहीं, सिंपल समझ ले, सिलाई मशीन है कोई। यहीं पे कवर कर दे रहा हूँ, वहाँ पढ़ाना है इसको, यहीं पढ़ो। सिलाई मशीन है, ठीक है ना, क्या है, सिलाई मशीन है। तो पूछेगा जो सिलाई मशीन है ये क्या उपभोक्ता वस्तु है या फिर ये पूंजीगत वस्तु है? ये उपभोक्ता वस्तु है या फिर पूंजीगत वस्तु है? आपसे पूछेगा। एक जो सिलाई मशीन होता है वो उपभोक्ता वस्तुएं होती है या पूंजीगत वस्तुएं होती है? तो आपका आंसर कैसे होगा? आपको आंसर देना पड़ेगा, अगर ये सिलाई मशीन किसी परिवार के द्वारा या फिर उपभोक्ता के द्वारा, अगर ये सिलाई मशीन किसी परिवार या उपभोक्ता के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? उपभोक्ता वस्तुएं। क्यों? क्योंकि इनका जो अंतिम उपयोग करेगा वो कौन करेगा? परिवार करेगा, ये उपभोक्ता वस्तु है। लेकिन इसी सिलाई मशीन का उपयोग अगर टेलर के द्वारा किया जाएगा, तो टेलर के द्वारा किया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये पूंजीगत वस्तुएं होंगी। इसका कई वर्षों तक ये उपयोग करेगा, क्योंकि ये लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या है, इसका उपयोग करेगा। इसलिए कौन सी वस्तु हो गई? पूंजीगत वस्तुएं। तो वस्तु एक ही है लेकिन बोलेगा पूंजीगत है या उत्पादक या उपभोक्ता वस्तुएं, तो ध्यान रखना।
तो समझ गए, पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मशीनरी, प्लांट, जो बड़े बड़े मशीन होते हैं, प्लांट लगते हैं आजकल पानी के, या इस्पात वगैरह का प्लांट लगता है, लोह वगैरह निकालने का, लोहेस्क, तो वो सारी चीज़ें। अब इसकी विशेषताएं समझते हैं। सिंपल सा है, मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आपको 1 2 3 करके लिखना है। कैसे लिखना है? 1 2 3 करके लिखना है। विशेषताएं देखते हैं क्या है। विशेषताएं क्या होती हैं इसकी? पहली विशेषता उच्च मूल्य। उच्च मूल्य यानी इसका क्या, जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं इनका प्राइस जो होता है वो कैसा होता है? ज़्यादा होता है। तो मूल्य कैसा होगा? उच्च होगा। मशीन सस्ती तो आएगी नहीं, महंगी आती है कोई भी मशीन, ठीक है ना। फिर मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास हम समझेंगे, इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन, ठीक है ना। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है किसी भी वस्तु को, अभी यहाँ पे हम आराम से पढ़ेंगे, सिंपल से समझ लिए। डेप्रीसिएशन का मतलब है कोई भी वस्तु होता है एक समय के बाद क्या हो जाता है, उसमें क्या होने लगती है? हानि होने लगती है। मान लीजिए आपने कोई बाइक खरीद के लाया और कुछ समय के बाद क्या, उसमें टूट फूट होना चालू हो जाएगा, उसकी क्या होने लगेगी? कीमत कम होने लगेगी। तो उसको क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास बोलते हैं। अभी समझेंगे आराम से। तो अभी विशेषताएं समझ रहे हैं। विशेषता क्या हो गई? उच्च मूल्य, मूल्य ह्रास, और कई वर्षों तक इसका प्रयोग होता है, तीसरी विशेषता। चौथी, उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति है। उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति का मतलब क्या है? परिसंपत्ति का क्या मतलब होता है? परिसंपत्ति का मतलब एक तरीके से संपत्ति होता है। परिसंपत्ति का मतलब होता है जो क्या होता है, जिससे आपको क्या है? लाभ मिलता है। आप निवेश वगैरह करते होंगे तो निवेश वगैरह के माध्यम से क्या होता है? आपको लाभ मिलता है। आपकी जो इनकम होती है या जो आपके संसाधन जो होते हैं वो क्या होते हैं? वृद्धि होती है। एक तरीके से समझ लिए संसाधन है परिसंपत्ति, जिसको असेट्स बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? असेट्स बोलते हैं। तो एक तरीके से क्या है? आपके संसाधन है, पूंजीगत संसाधन है। तो ध्यान रखना, उत्पादकों का स्थिर परिसंपत्ति होती है क्या? पूंजीगत वस्तुएं। यानी इसका क्या है? बहुत लंबे समय तक, मशीन 1 दिन में 2 दिन में तो खराब होगी नहीं, बहुत लंबा समय लगेगा। तो ध्यान रखना है क्या हो गई? पूंजीगत वस्तुओं की क्या हो गई? विशेषता हो गई। एक बार दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ चारों की क्या विशेषताएं हैं। वस्तुओं का वर्गीकरण देखा हमने। उत्पादित वस्तुओं के आधार पर अंतिम वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी हैं, उपयोगकर्ता के लिए उपयोग के लिए तैयार है। अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं वे उपभोक्ता वस्तुएं होती है जो उपभोक्ता के द्वारा अंतिम रूप से उपयोग किया जाता है। पेन, किताब। उपभोग वह वस्तुएं होती है जिन पर इन वस्तुओं पर किया गया वह, यानी अंतिम वस्तुओं पर किया गया वह कौन सा होता है? उपभोग व्यय होता है। फिर मध्यवर्ती देखते हैं। मध्यवर्ती उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है, उपयोग के लिए तैयार नहीं है। कपड़ा, जो भी अपने हिसाब से एग्जाम्पल दे देना। अभी इसको जब डिफरेंस बताऊंगा तो खुद ही आ जाएगा। जीडीपी में शामिल नहीं होता है, मध्यवर्ती अंतिम वस्तु होता है। फिर उपभोग वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती है, जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ता करते हैं। अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग नहीं होता। पूंजीगत वस्तुएं, हमने देखा पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादक के द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक उपयोग होता है। उदाहरण मशीन, प्लांट, ठीक है ना। उसके बाद सिलाई मशीन वाला हमने समझा उपभोक्ता वस्तुएं, या फिर पूंजीगत अगर उपभोक्ता के द्वारा या परिवार के द्वारा उपयोग किया जा रहा है तो उपभोक्ता वस्तुएं, क्योंकि इससे कोई लाभ प्राप्ति नहीं किया जा रहा है। लेकिन पूंजीगत अगर टेलर के द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है, या क्योंकि उससे क्या है, उसको लाभ प्राप्त होगा, तो ये सिलाई मशीन तो क्या हो जाएगा? पूंजीगत वस्तु हो जाएगा। और पूंजीगत वस्तुओं की विशेषता, पहला उच्च मूल्य, दूसरा मूल्य ह्रास, तीसरा कई वर्षों तक प्रयोग, चौथा उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति। ये समझ लिया हमने। मोटा मोटी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, कि मैं अपने में ही पढ़ा जा रहा हूँ, अपना ही रिवीजन किया जा रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है मेरा ही रिवीजन हो रहा है, खाली बताना जाके आपको भी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो ये देख लिया। अब एक छोटा सा ये देखते हैं अंतिम उत्पादक वस्तुएं क्या होती हैं। जैसे हमने देखा ना, अंतिम उपभोग वस्तुएं कौन सी होती हैं और अंतिम उत्पादक वही है। अंतिम उत्पादक वस्तुएं वह वस्तुएं होंगी जिनका वह अंतिम वस्तुएं होंगी जिनका उपयोग उत्पादक के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे उपभोक्ता हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। जैसे मशीनरी, ट्रैक्टर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जैसे उत्पादक क्या है, किसानी करनी है तो ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। कई सारी मशीनें आजकल चलती है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? उत्पादक किया जाता है। और निवेश व्यय क्या होता है? छोटे छोटे हैं जो मैं बता रहा हूँ, खाली उसको ध्यान देना, इसको एक बार पढ़ लेना। निवेश व्यय होता है जो अंतिम उत्पादक वस्तुओं पर होता है। क्या होता है? अंतिम उत्पादक वस्तुओं पर जो निवेश होता है उसी को क्या बोलते हैं? निवेश व्यय बोलते हैं। निवेश का मतलब क्या होता है?
निवेश का मतलब होता है जब हम अपने पूंजी को, संसाधनों को ऐसी वस्तुओं पर व्यय करते हैं या खर्चा करते हैं जिससे क्या होता है, हमें भविष्य में क्या है या बाद में क्या है, लाभ प्राप्ति होती है। तो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया खर्च जिससे क्या हमें भविष्य में क्या है, आय का अर्जन या लाभ प्राप्ति होती है, उसी को क्या बोलते हैं, निवेश व्यय बोलते हैं। और निवेश कौन करता है, हमेशा उत्पादक करेगा। कौन करेगा, उत्पादक। हम तो निवेश नहीं करेंगे परिवार, अगर हम निवेश करेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, उत्पादक हो जाएंगे। जैसे अब 4-5 प्लॉट खरीद के आपने क्या किया, घर बना दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट है। या आपने कोई लाइब्रेरी खोल ली, वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपको लाभ मिलेगा, लोग किराए पे रहेंगे, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ने आएंगे, तो उससे क्या होगा, आपको लाभ मिलेगा। तो आप भी क्या हो जाएंगे, उत्पादक हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये अंतिम उत्पादक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग उत्पादक के द्वारा किया जाता है, मशीन और ट्रैक्टर। निवेश वह जो अंतिम उत्पादक वस्तुएं हैं, ठीक है ना। और ये छोटा सा ध्यान रख लेना, क्या अंतिम वस्तुओं पर वह उपभोग प्लस निवेश। ये थोड़ा आपको अगड़म बगड़म लग रहा होगा, लेकिन समझने का प्रयास करना। इसको एक एक बारी बस पढ़ लेना, समझ लेना, बाकी इसको अच्छे से पढ़ना। ये मेन है, यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है ना। अंतिम वस्तु पर वह क्या होता है, पूछे अंतिम वस्तु पर वह क्या है जिसमें उपभोग को भी शामिल किया जाता है और निवेश को भी शामिल क्या है, किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी निवेश व्यय नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, अंतिम वस्तु पर व्यय। तो वस्तु पर व्यय कौन करता है, उपभोक्ता भी। हम भी खाने पीने पर खर्चा करते हैं। और निवेश का मतलब उत्पादक भी क्या करते हैं, निवेश करते हैं। तो ध्यान रखना, इसको इसमें कर लेना, ठीक है ना, बॉक्स में। ये हो गया। अब समझते हैं, जो हमने ये समझा ना, उपभोग वस्तुएं जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं, ठीक है ना। ये उपभोक्ता वस्तुओं को भी चार रूपों में बांटा गया है। कितने आधारों पर, 4 आधारों पर क्या है, इसको बांटा गया। समझते हैं, पूछेगा उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं या उपयोग वस्तुएं क्या होती हैं, दोनों का मतलब क्या है, सेम होता है। यानी इस उपभोक्ता वस्तुओं को भी 4 आधारों पर क्या है, बांटा गया है, ठीक है ना। कंजप्शन गुड, ठीक है ना। पहला है टिकाऊ वस्तु। कौन सी है, टिकाऊ, नाम में ही छुपा है। टिकाऊ वस्तु का मतलब क्या होगा, जिसका कई वर्षों तक क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। जैसे मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये सारी चीज़ें जिनका उपयोग क्या होता है, कई वर्षों तक किया जाता है। जैसे टीवी, फ्रिज, स्कूटर। और इनका उपयोग कौन करेगा, उपभोक्ता के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा, उपभोक्ता। तो टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोक्ता के द्वारा कई वर्षों तक उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, उपभोक्ता आएगा, क्या आएगा, उपभोक्ता आएगा। उपभोक्ता के द्वारा कई वर्षों तक उपयोग किया जाता है, टीवी, फ्रिज, स्कूटर। फिर है अर्ध टिकाऊ वस्तु। अर्ध मतलब क्या होता है, अर्ध का मतलब होता है 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक वर्ष तक क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। अर्ध टिकाऊ वस्तु 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक वर्ष तक क्या इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण क्या हो गया इसका, कपड़ा। जैसे कपड़ा लिया, वैसे तो कपड़े सालों साल चलते हैं, लेकिन वैसे जेन्युइनली देखेंगे तो आपको अगर उसको अच्छे से उपयोग करते होंगे तो 1 वर्ष या उससे थोड़ा सा अधिक क्या है, टिक जाएगा। कपड़े तो हम खरीदवा लेते हैं, लेकिन क्या है, वो कुछ समय ही चलता है। वैसे तो बोलते हैं कि 4 साल चल गए, 5 साल चल गए, लेकिन उनकी कंडीशन देखना, वो क्या होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो कपड़े किस में आते हैं, अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में। तो अर्ध टिकाऊ वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिसका उपभोक्ता के द्वारा 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक क्या उपयोग किया जाता है। गैर टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुओं का मतलब होता है जिसका 1 वर्ष से कम, ठीक है ना। क्या होता है, 1 वर्ष से कम, ठीक है। या कह सकते हैं जिनका 1 या 2 बार क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जिनका 1 बार प्रयोग किया जाता है, दोबारा से प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 बार प्रयोग होता है, ठीक है ना, बार बार प्रयोग नहीं। तो बार बार इसका क्या है, प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल है पियो फेको ग्लास, पियो फेको ग्लास। तो आप जानते हैं पियो फेको ग्लास आपने क्या किया, खरीदा, उस ग्लास को खरीद कर पी लिया, उसको क्या कर दिया, फेंक। यानी गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं तो जिनका 1 बार प्रयोग करते हैं, उसके बाद उसका कोई भी उपयोग नहीं कर सकता, जैसे पियो फेको ग्लास। अभौतिक वस्तुएं, अभौतिक वस्तुओं को क्या बोलते हैं, सेवाएं भी बोलते हैं। सेवा का मतलब क्या हो गया, जैसे वस्तु समझा है वैसे क्या होती है, सेवा होती है। क्या होती है, सेवा होती है। और सेवा जो होती है, सेवा का मतलब क्या होता है, सिंपल समझिए, सेवा का जो मतलब होता है,
सेवा का मतलब होता है जो क्या होती है, अदृश्य होती है। क्या होती है? अदृश्य होती है, इनविजिबल होती है। क्या होती है? इनविजिबल, यानी जो दिखाई नहीं देती। यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये तो दिख रहा है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो सुन रहे हैं क्या आप? नहीं, आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ महसूस कर रहे हैं। आपको अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, जो मेरी बात है वो क्या कर रही है? संतुष्ट कर रही है। अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं तो असंतुष्ट भी कर सकती है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भौतिक वस्तुएं कौन सी होगी? भौतिक वस्तुएं अभौतिक वस्तुएं, जिन्हें सेवाएं भी बोलते हैं। भौतिक मतलब फिजिक्स, मतलब जो भी दिखता है। अभौतिक मतलब जो नहीं दिखता, इनविजिबल, तो इसको सेवाएं भी बोलते हैं। तो सेवाएं वे होती हैं जो अदृश्य होती हैं और जिनका क्या होता है? बाजार मूल्य होता है। मैंने पहले ही बताया, जिनका क्या होता है? बाजार मूल्य होता है, ठीक है ना। जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो क्या है? एक तरीके से सेवा नहीं है। इकोनॉमी के हिसाब से चलेंगे तो सेवा नहीं है। सेवा कैसे नहीं है? मैं पढ़ा रहा हूँ, बदले में कोई पैसा ले रहा हूँ क्या? नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं कोचिंग वगैरह में जाके कहीं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है ना, पढ़ा रहा था या भी 1-2 क्लासेस लेता भी हूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि मैं वहाँ जब जाके पढ़ाता हूँ तो बदले में क्या मिलता है मेरे को? पैसा मिलता है। तो जो पैसा मिलता है पढ़ाने के बदले, वो क्या हो गया? सेवा हो गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसका मार्केट प्राइस है, मार्केट वैल्यू है, ठीक है ना। उसका बाजार कीमत होता है। क्या होता है? बाजार कीमत होता है। लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका कोई बाजार कीमत नहीं है। मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, बदले में आपसे कोई पैसा ले रहा हूँ क्या? फीस ले रहा हूँ क्या? नहीं। तो ध्यान रखना, सेवा, ठीक है ना। इसको एक एग्जाम्पल से और समझना। जैसे कि मान लो कि मैं ही, जैसे कोई व्यक्ति है, पढ़ा रहा है अपने घर में, अपने भाई बहनों को पढ़ाता है, और बदले में क्या है? उनसे पैसा मांगता है। क्या करता है? पैसा मांगता है। तो पापा के पास जाता है, पापा पापा क्या है? तो बच्चे जाके कंप्लेन कर देते हैं, या उसकी बहन ही है जाके कंप्लेन कर देगी अपने पापा से, पापा ये भाई पढ़ाने का क्या है? पैसा मांग रहा है। तो फिर पापा भी कहेंगे अभी तक जो पढ़ा है उसका हिसाब किताब क्या है? ये हो गया। पापा भी बनी है तो कहेगा मैं मजाक कर रहा था। तो ठीक है ना, फिर वो सेवा नहीं है। लेकिन मार्केट में जाके पढ़ाएगा और बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, तो वो क्या होगी? सेवा होगी। तो ध्यान रखना, सेवा क्या होती है? अदृश्य होती है, इनविजिबल होती है, और जिसकी बाजार कीमत होती है। तो अभौतिक वस्तुएं और सेवाएं क्या, जो वह अभौतिक वस्तुएं व सेवाएं, ये वह सेवाएं हैं जिनका मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं। मानवीय आवश्यकता को क्या करती है? संतुष्ट। कैसे करती है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता को क्या करती है? संतुष्ट करती है। जैसे शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या रखना? ध्यान रखना। तो ये हमने देख लिया। अब हमारा क्या रह गया इसमें? अब हमारा जो रह गया इसमें मूल्यह्रास। तो अब हमारा एक टॉपिक और रह गया, मूल्यह्रास। उसके बाद इस लेक्चर को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। तो देखते हैं मूल्यह्रास क्या होता है। मूल्यह्रास को मैंने पहले ही बताया, डेप्रिसिएशन। सिंपल समझ लिए, मूल्यह्रास क्या होता है? कोई भी जो, एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे आपके पास मशीन है या बाइक है। आप मशीन या सपोज करिए आपके पास बाइक है, आप गए नई बाइक खरीद कर लिया है, और नई बाइक जब आप खरीद कर लिया है तो एक समय के साथ धीरे धीरे क्या है, उसमें कभी बाइक का टायर ख़राब हो जाएगा, कभी पंचर हो जाएगा, कभी उसमें कुछ ना कुछ क्या है, बाइक में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो समय के साथ उसकी जो कीमत है वो क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। यानी उस वस्तु का जो मूल्य था उसमें क्या होने लगा? ह्रास। ह्रास का मतलब बाइक की जो मूल्य है उसमें क्या होने लगा? ह्रास होने लगा। उसी को क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास। तो किसी भी वस्तु का समय के साथ क्या होने लगता है? उसके मूल्य की हानि होने लगती है। उसी को क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मूल्य ह्रास क्या होता है? स्थिर परिसंपत्ति। स्थिर मतलब जो महंगी चीज़ें होंगी, यानी जैसे मशीन, प्लांट, तो वो सब क्या होती है? स्थिर परिसंपत्ति। स्थिर परिसंपत्तियों के प्रयोग से उसके मूल्य में जो हानि होती है उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मूल्य ह्रास। तो ध्यान रखना, कोई भी मशीन होगा उसको समय के साथ क्या होता है? उसके मूल्य में ह्रास होता है, नहीं हानि होती है। उसी को क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास। और इसको स्थिर पूंजी का उपभोग भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? स्थिर पूंजी का उपभोग, क्योंकि स्थिर परिसंपत्ति है और उसका उपभोग करेंगे तो उसके मूल्य में क्या होगी? हानि होगी। ये समझ लिया। अब इसके कारण है कि क्या ऐसे कारण है कि उसमें क्या है, किसी भी वस्तु या स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में क्या होती है? हानि होने लगती है। पहले सामान्य टूट फूट, यानी आप कोई वस्तु लेकर आए या मशीन वगैरह लेकर आए, उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? इधर उधर गिर गई वो, तो क्या हो सकता है? टूट सकता है। तो इसको खाली पढ़ लेना, सामान्य टूट फूट। आकस्मिक हानि क्या हो गई? आकस्मिक हानि। आपके पास गाड़ी है और उस गाड़ी को क्या है, आपने खड़ा कर दिया, और आपने खड़ा कर दिया तो आप जानते हैं भारत की नालियों का क्या हाल है।
तो नालियों का आप हाल जानते ही होंगे, अगर बारिश आ जाती है तो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा पानी भर जाता है। तो एकदम से क्या आ गई, बारिश आ गई या कोई प्राकृतिक घटना, सिंपल सा बारिश का एग्जाम्पल ध्यान रखना, बारिश आ गई और जो गाड़ी आपने कार वगैरह जो भी खरीदी है वो क्या है, उसमें डूब गई। तो जब डूब गई, आधी डूब गई, तो उसमें क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। फिर उसमें क्या हो जाएगा, ले जाना पड़ेगा, ठीक करवाना पड़ेगा। तो इस वजह से भी क्या होती है, आकस्मिक हानि होती है। अप्रत्याशित अप्रचलन, अप्रत्याशित अप्रचलन का मतलब क्या होता है, अप्रत्याशित अप्रचलन का मतलब होता है कोई चीज़ क्या थी, ट्रेंड में थी, है ना, और वो क्या हो गई, ट्रेंड में नहीं रही। जैसे कि आप देखते होंगे एप्पल के मोबाइल हैं, क्या होती है, एक तरीके से पूंजीगत वस्तु ही है। पूंजीगत अगर उत्पादक यूज़ कर रहा है या स्थिर परिसंपत्ति है, लंबे समय तक क्या कर सकते हो, उपयोग। तो हर साल देखते होंगे उसका कोई ना कोई क्या आ जाता है, नया वर्जन आ जाता है। कोई भी फ़ोन देख लीजिए, उसका क्या है, नया वर्जन आ जाता है। तो फिर वो प्रचलन में नहीं रहता, प्रचलन में, तो उसके मूल्य में क्या है, हानि है। जो 50,000 लाख रुपए का जो फ़ोन होता है, 1 साल के बाद उसकी कीमत 10-20 हज़ार रुपये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसका ट्रेंड जो है मार्केट से क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। प्रत्याशित अप्रचलन। तकनीक में परिवर्तन, तकनीक में परिवर्तन से भी क्या होता है, तकनीक में परिवर्तन से भी क्या होता है, मूल्यह्रास। जैसे आप जानते होंगे नोकिया का मोबाइल आता था, तो नोकिया का मोबाइल पहले खूब चलता था, लेकिन क्या है, उसने अपने तकनीक में परिवर्तन नहीं किया। उसी तरीके से क्या है, उसी तरीके से अपने को पुराने मॉडल में ढाल के रखा। लेकिन लोगों को क्या है, नए समय के साथ नई चीज़ें क्या आती हैं, पसंद आती हैं। तो वो नोकिया क्या हो गया, वहीं बैठ गया। मोटोरोला, ये सब फ़ोन अब ज़्यादा उतने चलते नहीं हैं, तो चलते हैं थोड़े बहुत, लेकिन नोकिया तो बिल्कुल भी आप देखते ही होंगे नहीं चलते होंगे। आजकल सैमसंग, चाइनीज़ ही फ़ोन चल रहे हैं इतने सारे, ओप्पो, वीवो, ठीक है ना, एप्पल। तो उसने तकनीक में भी अपने परिवर्तन नहीं किया, ठीक है ना। इस कारण भी क्या होता है, मूल्यह्रास होता है। फिर है मांग में परिवर्तन। होता है एक समय पर किसी वस्तुओं की मांग होती है, पूंजीगत वस्तुओं की, उसके बाद नहीं होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल वही ले लेना मोबाइल का। एक ज़माने में iPhone 6s की डिमांड थी, लेकिन आज वो भी डिमांड नहीं है। आजकल तो 12, 13 प्रो, पता नहीं कौन कौन से चल रहे हैं, उसकी डिमांड है। तो वो ज़्यादा, और उसके मूल्य में क्या हो जाएगी, हानि। तो ध्यान रखना, ये सारे कारण हो गए, सामान्य टूट फूट, आकस्मिक हानि, प्रत्याशित अप्रचलन, तकनीक में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन। और ये हमने देखा उपभोक्ता और उपभोक्ता वस्तुएं 4, टिकाऊ जिसका लंबे समय तक प्रयोग, अर्ध टिकाऊ 1 वर्ष से ज़्यादा, गैर टिकाऊ 1। तो गैर टिकाऊ मतलब एक बार ही उपयोग करते हैं, बार बार उसको उपयोग नहीं कर सकते। जैसे पीओ ग्लास। अभौतिक, जो अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती है, शिक्षक और डॉक्टर, ठीक है ना। और ये सारी हमने चीज़ें देखी ली। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। पसंद आए तो लाइक करिए, पसंद ना आए तो क्या करिए, डिसलाइक करिए, ठीक है ना। और क्या कारण है, क्यों पसंद नहीं आ रहा, उसको करिए, उसमें सुधार किया जाएगा। और अगर कोई भी दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो उसको क्या करिए, फीडबैक में लिखिए, उसको क्या है, हम सुधारने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में फैलाइए। इससे क्या होगा, हमें भी थोड़ा सा क्या मिलता है, मोटिवेशन, और थोड़ी सी क्या है, फीडबैक भी मिलती है कि लेक्चर को कैसे लेकर चला जाए, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग। मैं हट जाता हूँ, आप क्या ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वाला मिटा नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लें।